तो जिस तरह से ये लोग शुरुआत में आए थे एमएसपी और एपीएमसी मंडी के लिए, वो लोग कहते थे हमें संशोधन चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री अब इस पर भी तैयार हो गए। तो लोग कहते हैं कि अब ये पूरा बिल ही वापस लेना चाहिए और इस बिल को काले कानून के लिए कहते हैं कि ये बिल जो है पूरा काला कानून है। देखिए, मैं इसकी पृष्ठभूमि में जाऊंगा। लगभग 2000 और 2002 के बीच में शंकर लाल गुरु कमेटी बनी। वो किसानों की जो कृषि रिफॉर्म्स के लिए बनी थी। बीच बीच में कई राज्यों के 10-10 बराबर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, कृषि मंत्रियों ने कमेटियां बनाकर रिफॉर्म्स की बात की। कृषि में रिफॉर्म्स होने चाहिए। बार बार कांग्रेस इस मांग को उठाती रही है। भारतीय किसान यूनियन की पिछली मांगे देखेंगे तो उसमें भी स्पष्ट रूप से इन्हीं कृषि रिफॉर्म्स की बात की गई है जो मोदी जी बिल लेके आए हैं। यदि इनको आपत्ति थी तो मोदी जी जुलाई में अध्यादेश लेकर आए किस कृषि रिफॉर्म्स को लेकर, तो उस समय किसी ने आपत्ति क्यों नहीं की? सितंबर में जब बिल पास हुआ तो संसद में किसी ने बयान नहीं दिया, ध्वनि मत से पास हो गया। चलिए, वो बार बार कहते भी संसद में बोलने का अवसर नहीं मिला, तो मीडिया थी, सोशल मीडिया था, कोई ट्वीट दिखा दे उनका, कोई बयान दिखा दे। उस समय किसी ने कोई हो अल्लाह कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई। लेकिन बाद में एक माहौल गरमाया तो सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने उसमें आ गए। तो पूरी तरह विपक्ष ने केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये आंदोलन का एक माहौल तैयार किया। सर, अगर हम बात करें उन चेहरों की, तो जो चेहरे इसको लीड कर रहे हैं वो सारे विपक्ष के चेहरे हैं। योगेंद्र यादव की बात कर लीजिए या बात कर लीजिए राहुल गांधी की बात कर लीजिए, वहाँ पे आतिशी पहुँच जाती हैं, और भी ऐसे कई नेता हैं जो पूरे विपक्ष के हैं और जो पूरी विपक्ष की विचारधारा का समर्थन करते हैं। वही लोग केवल वहाँ क्यों पहुँचे हैं? प्रार्थना, मैं एक बात कहना चाहूँगा। कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल से जब जुड़ता है ना, तो उसके विचारों से प्रभावित होकर जुड़ता है, और कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के कृत्यों में उस विचारधारा की छाप होती है। आप योगेंद्र यादव को देखिए। योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी के नेता, अब स्वराज पार्टी के नेता हैं। आप टिकैत साहब की देखिए। टिकैत साहब का बड़ा सम्मान करता हूं मैं। उनके पिताजी एक बहुत बड़े किसान लीडर थे और किसानों के हित में उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन वो खुद आरएलडी से चुनाव लड़े। तीसरा, वीएम सिंह को देखिए, जो अपने आप को संयोजक कहते हैं किसान संघर्ष समिति का। वो कांग्रेस के नेता रहे हैं, कांग्रेस से लोकसभा चुनाव लड़े हैं, तृणमूल कांग्रेस से लोकसभा चुनाव लड़े हैं। और एक तीनों में एक खास समानता है कि तीनों लोकसभा चुनाव लड़े हैं और कृषि जो बहुल क्षेत्र है, जो कृषक बहुल क्षेत्र है, किसान बहुल क्षेत्र है, उन क्षेत्रों से लड़े हैं। और तीनों की जमानत जब तो ये है, किसानों ने बहुत बुरी तरह से इन तीनों को चुनाव में अलग अलग दौर में 2004, 2009, 2014, 2019 में बुरी तरीके से नकार दिया है। अब बैकडोर से राजनीति किस प्रकार सत्ता हासिल की जाए, किस प्रकार पावर हासिल की जाए, केवल किसानों की भावनाओं पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम हो रहा है। राकेश टिकैत की बात कर लेते हैं। वो अपने आप को किसान नेता बताते हैं और कहते हैं, उनका एक बयान आया था जिसमें वो कहते हैं कि मंदिरों से भंडारे क्यों नहीं करवाए जा रहे किसानों के लिए, जबकि गुरुद्वारे से जो है लंगर करवाए जा रहे हैं किसानों के लिए। यानी कि सीधा सीधा ऐसा बयान था कि जो दो समाज को आपस में भिड़वाने वाली बात की गई थी। देखिए, मंदिर और मस्जिद का तो विषय ही नहीं है। हाँ। और ये दो समाजों का विषय नहीं है, ये विषय है विचारधारा का। शाहीन बाग की जो विचारधारा थी, उस समय खालिस्तानी लंगर लगा रहे थे शाहीन बाग वालों के लिए, और आज पंजाब से लोगों को बहका कर लाया जा रहा है क्योंकि पंजाब में चुनाव वहाँ पॉलिटिकल फ़ायदे लेने के लिए। तो आज भी वही लोग लंगर लगा रहे हैं। कोई गुरुद्वारे या कोई आम समाज का व्यक्ति लंगर नहीं लगा रहा है। केवल कुछ जो एक वैचारिक समूह है जो भारत विरोधी मानसिकता रखते हैं, उनका पैसा फंडिंग के द्वारा उनके द्वारा लंगर लगाए जा रहे हैं। आम जनता कोई लंगर नहीं लगा रही है। सर, जिस तरह से जियो के टावर तोड़े गए पंजाब में, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? स्वदेशी चीज़ों का जो है बायकॉट किया गया। देखिए, क्या है कि अब अंबानी और अडानी की ये लोग बार बार बात करते हैं। क्या अंबानी और अडानी मोदी जी के आने के बाद करोड़पति अरबपति बने हैं? रिलायंस इंडस्ट्री तो आज से नहीं, दशकों से है। मोदी जी ने तो उसको खड़ा नहीं किया है। आज तक ये जो स्पेक्ट्रम बांटे गए, 2G 3G स्पेक्ट्रम बांटे गए, किसके कार्यकाल में बांटे गए? ये केवल उपद्रव फैलाने की प्रयास है, अराजकता फैलाने का प्रयास है, केवल समाज में एक डर का माहौल पैदा करने का प्रयास है कि देखिए मोदी जी से देश संभल नहीं रहा। तो सवाल तो यही खड़ा होता है, जिस तरह से रिलायंस का बहिष्कार किया गया, पंजाब में भी रिलायंस के काफ़ी सेंटर होंगे, चाहे वो बात की जाए वेजिटेबल्स वाले जो सेंटर्स होते हैं, ग्रॉसरी वाले सेंटर्स होते हैं, या बात की जाए उनकी कंपनियों की जो उनका नेटवर्क है उसकी। तो लेकिन अगर जिस तरह से वहाँ पे बहिष्कार किया जाएगा तो बेरोज़गार तो पंजाब का भी इंसान होगा, पंजाब का भी किसान होगा, या पंजाब का भी जो व्यक्ति होगा वो भी वहाँ पे बेरोज़गार होगा। स्वदेशी चीज़ को बायकॉट करके ये लोग विदेशी चीज़ों को क्यों अपना रहे हैं? देखिए, अब पुराने लोगों से पूछेंगे ना, तो एक मेरठ के पास मोदी नगर होता है,
और वहाँ इतनी इंडस्ट्रीज थी, मोदी इंडस्ट्रीज बहुत, वहाँ लाल झंडे वाले आए और धीरे धीरे कि तुम्हारा शोषण हो रहा है, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, तुम्हें पूरी तनख्वाह नहीं मिल रही है, और धीरे धीरे करके वहाँ की इंडस्ट्रीज़ को पूरी तरह से ठप कर दिया। आज केवल वहाँ शुगर मिल बची है, क्योंकि वो भी वहाँ के किसानों ने बचा के रखी। उन लाल झंडे वालों को, लाल सलाम वालों को, देश विरोधी मानसिकता वाले लोगों को उसमें घुसने नहीं दिया। नहीं तो वहाँ की सारी टायर इंडस्ट्रीज़, कपड़ा इंडस्ट्रीज सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसी प्रकार की बर्बादी रिलायंस की भी चाह रहे हैं। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता, उनको तो फंडिंग मिल रही है विदेशी ताकतों से, लेकिन देश के एक आम व्यक्ति का जो वहाँ से रोजगार प्राप्त कर रहा है, अपना परिवार चला रहा है, उसका क्या होगा, उस चीज़ को नहीं सोच रहे हैं। वो केवल अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं। सर, आपके गांव से पास पड़ता है टिकरी बॉर्डर। अगर हम आपकी वहाँ की वास्तविक हकीकत जानना चाहें आपसे, आपने वहाँ जाकर कभी ब्यौरा लिया हो या आपकी वास्तविक हकीकत वहाँ पे जानने की कोशिश की हो, तो क्या है आखिर वहाँ की? देखिए, बहादुरगढ़ और हमारे आसपास खूब सारी रिश्तेदारियाँ हैं। व्यक्तिगत मैं 3 बार गया वहाँ पे, किसी संगठन के माध्यम से नहीं गया, लेकिन वहाँ का जो माहौल देखने को आया, वहाँ 2-2 हज़ार रुपये के बॉडी वार्मर्स बट रहे हैं, अच्छी से अच्छी मसाज की मशीनें लगी हुई हैं, कुछ ऐसी सामान भी बट रहे हैं जिनका जिक्र मुझे लगता है कि कैमरे के सामने नहीं करना चाहिए। इतनी फंडिंग कहाँ से आ रही है? मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, किसान के दर्द को, दुख को भली भांति जानता हूँ। इस प्रकार की चीज़ों का खर्च आम किसान तो सहन नहीं कर सकता। डेली का एक बॉर्डर पर, ये जो 4-5 बॉर्डर के रखे, एक बॉर्डर पर कई 100 करोड़ का खर्चा आ रहा है। 10-20-30 करोड़ का मुझे लगता है डेली के खर्चे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? तो इस फंडिंग की भी जांच होनी चाहिए कि किस प्रकार से विदेशी ताकतें भारत को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं, किसानों के कंधे पे बंदूक रख के। जो अधिकतम डिमांड थी उनकी, वो हमने स्वीकार की है, मोदी जी ने स्वीकार की है। अब क्या दिक्कत है? तो दिक्कत किसान के इस बिल को लेकर नहीं है, दिक्कत किस प्रकार से मोदी विरोधी माहौल बनाया जाए, इस मुद्दे को ग्लोबलाइज किया जाए। जस्टिन ट्रूडो इंटरफेयर कर रहा है। जस्टिन ट्रूडो का इंटरफेयर करने का भारत के आंतरिक मुद्दे में क्या मतलब है? तो इस मुद्दे को कहीं ना कहीं ग्लोबलाइज करके भारत की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, इसमें व्यक्ति कौन कौन, फिर मैं उस बात पे आ रहा हूँ। इसके जो अध्यक्ष है किस भारतीय किसान यूनियन के, श्रीमान मान साहब, भूपेंद्र मान जी, वो 90 से 96 तक राज्यसभा सांसद रहते हैं। कांग्रेस ने नॉमिनेट किया था। इन्हीं कृषि रिफॉर्म्स को जो मोदी जी लेकर आए हैं, उन्हीं कृषि रिफॉर्म्स को कांग्रेस ने अपने 2019 के संकल्प पत्र में डाला था। उसका समर्थन करते हुए उन्होंने कांग्रेस का खुला समर्थन भारतीय किसान यूनियन ने किया था। भाई 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए, तब तो आप इन्हीं कृषि रिफॉर्म्स का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस लेके आई है। आज मोदी जी वही कृषि रिफॉर्म्स ले आए तो आप उनका विरोध कर रहे हैं। तो ये दोहरी मानसिकता मुझे समझ में नहीं आ रही है। आप पुराने इनके ट्वीट्स देखेंगे भारतीय किसान यूनियन के, तो यही रिफॉर्म्स लाने की बार बार बात कर रहे हैं हम। जब 1988 में महेंद्र सिंह टिकैत जी ने जब बहुत बड़ी रैली की थी और बहुत संघर्ष किया था किसानों के लिए, वो भी इन्हीं रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे। तो आज उनका बेटा क्यों इन रिफॉर्म से मुकर रहा है, जिसकी वो कई बार वकालत कर चुके हैं? हनुमान बेनीवाल जी रालोसपा के सांसद हैं, एनडीए के मेंबर थे, अब उन्होंने एनडीए छोड़ा है। ये कहते जी मैं इनका समर्थन नहीं करता। जब बिल आया तो आप नाच गा रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे कि किसानों के समर्थन में बिल आया है। आज एकदम से क्या हो गया है? सुखबीर बादल जी की धर्मपत्नी, मैंने खुद वीडियोस देखे, खुद इनका इंटरव्यू देखा है, उन्होंने बहुत खुले मन से स्वीकार किया था, बिल का समर्थन किया था। लेकिन बाद में जो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट उस बिल के कारण से पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो एकदम से पलटी मार गए। तो ये दोहरी मानसिकता कि केवल अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को देखने के बदलना, ये ठीक नहीं है। आप राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति हैं, समाज ने आपको चुना है, लोगों ने एक संवैधानिक पद पे बैठाया है, आपको लोगों का सोचना चाहिए, ना कि अपना। सर, चलिए बात कर लेते हैं ओवरऑल इस किसान बिल के बारे में। लोग कहते हैं परिपक्व नहीं है जो लोग इस चीज़ का समर्थन करते हैं। क्या मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसानों तक नहीं पहुँच पा रही है, जो सरकार बार बार आकर समझाना चाह रही है? ऐसा कौन सा ऐसा पॉइंट है जो लोग वो समझ नहीं पा रहे हैं? देखिए, आम किसान की समझ में सारा आ चुका है। एक सामान्य किसान की, चाहे वो तमिलनाडु का किसान हो, चाहे राजस्थान का किसान हो, चाहे हरियाणा किसान हो, चाहे यूपी का, चाहे जम्मू कश्मीर का, चाहे केरल का, कहीं का भी किसान हो, उसको समझ में आया हुआ है। ये पूरी तरह पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर आंदोलन चल रहा है। केवल पंजाब का किसान आया है, राजस्थान का किसान क्यों नहीं है? केरल का किसान क्यों नहीं है? उस बिल से समस्या तो उन लोगों को भी होगी। यदि बिल गलत है तो उस बिल से समस्या तो उन लोगों को भी होनी चाहिए, लेकिन केवल पंजाब का किसान आया है। तो ये बात स्पष्ट रूप से, आप लोग मीडिया के लोग, आप लोग बेहतर जानते हो, आप लोग बेहतर चीज़ों को एनालाइज कर लेते हो। केवल एक स्टेट का व्यक्ति आया है या कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स जो आए हैं वो आए हैं?
एक आम व्यक्ति, एक आम किसान इस आंदोलन से नहीं जुड़ा है।